नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी लैब पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, आज चर्चा इस बात की कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और पूरी दुनिया में खलबली मचा रहे हैं। ट्रंप साहब के बयान की और ट्रंप साहब किस संदर्भ में बयान दे रहे हैं, हम एक एक करके एनालिसिस करने वाले हैं। क्या है ट्रंप साहब कहानी। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई साहब, कनाडा आप मेरे देश में मिल जाओ, ठीक है, और मैं आपको 51वां स्टेट बना देता हूं। आज हम इसी बात चर्चा करेंगे कि क्यों ट्रंप साहब कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा, मैक्सिको खाड़ी के बारे में बयान दे रहे हैं और क्या है ट्रंप साहब का प्लान, वो जो दिख रहा है या वो जो उनके अंदर चल रहा है। देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर क्या चलता है इसको तो बड़ा असंभव है जज कर पाना, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम कुछ बातों से एनालिसिस कर सकते हैं। उसी बात को एनालिसिस करने की मैंने यहां पर पूरी कोशिश की है। मैं एक एक करके आपको सारा मुद्दा समझाने जा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा और मैं बताऊंगा कि उसकी इनसाइड स्टोरी क्या हो सकती है, क्या ट्रंप साहब के दिमाग में चल रहा है। सबसे पहला मुद्दा कनाडा को लेकर। कनाडा के प्रधानमंत्री जो अब इस्तीफा दे चुके हैं वो ट्रंप साहब से मिलने गए। ट्रंप साहब ने ट्वीट किया कि इट वाज ए प्लेजर टू हैव डिनर अदर नाइट विद गवर्नर जस्टिन ट्रूडो। भाई, गवर्नर तो वो होता है ना कि जो हमारे ही देश के एक प्रोविंस का गवर्नर हो। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो बहुत जल्दी इस बात पर फैसला कर लें कि वो अमेरिका में जुड़ने जा रहे हैं और वो अमेरिका का 51वां राज्य बनेंगे। हालांकि इस बात को लेकर खूब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, लेकिन लॉजिक इस बात का निकालना है कि आखिरकार मामला क्या है। क्यों एकदम से कनाडा में इंटरेस्ट इनका जग गया कि कनाडा को मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिला दूंगा। देखिए, ट्रंप साहब ने जब चुनावी कैंपेन किया तो वहां बोला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ग्रेट बनाने के दो ही तरीके हैं कि अपने देश में वो अचीवमेंट्स लेकर आओ कि जिससे लोग ग्रेट बन जाएं, या अपने देश को इतना बड़ा कर दो कि अगर कहीं भी अचीवमेंट हो तो वो हमारे देश में ही लगे। शायद दूसरी वाली फिलॉसफी काम कर गई है ट्रंप साहब के दिमाग में। मेरे प्यारे साथियों, एकदम से नॉर्थ में पड़ता है कनाडा। कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है और ट्रेड भी ठीक ठाक है। हालांकि ट्रंप साहब कहते हैं कि यह ट्रेड से फायदा केवल कनाडा को है। अब अगर ये नहीं माने तो मैं इतने टैरिफ लगा दूंगा कि भैया हमें भी फायदा पहुंचना चाहिए। तुम्हारा सामान महंगा होगा तो बिकेगा नहीं, मैं टैरिफ लगाऊंगा पूरी तरीके से। एक चीज आप याद रखिए, खासकर कनाडा केस में आपसे ये कह सकता हूं कि कनाडा जो है ना, कनाडा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब का होगा नहीं, लेकिन वो उसकी इकोनॉमिकल बाहें इस कदर मरोड़ देंगे कि कनाडा मजबूर हो जाएगा आने वाले समय में ट्रंप साहब की किसी बात को काटने के लिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलेंगे वो उसमें कनाडा को हां करनी पड़ेगी। तो एक तो मसला जियोपॉलिटिकल है और एक वो जो दिमाग से खेल रहे हैं, दूसरा अर्थ इकोनॉमी का भी है। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं एक उन्होंने नाटो के, हालांकि नाम उनका नाटो का लिया था, लेकिन लपेट दिया कनाडा को भी कि जो नाटो देश हैं भैया, इन नाटो देशों के पास अपनी तो छोटी छोटी सेनाएं हैं और आजकल ये एकदम निश्चिंत हुए घूमते हैं कि कुछ भी होगा तो अमेरिका संभाल लेगा या नाटो देश संभाल लेंगे। अरे भैया, नाटो में है कौन? नाटो में हम ही तो दो चार देश बड़े बड़े हैं, पैसा हमारा, फिर ये घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, बाकी नाटो देशों के पास ये अपना पैसा लगा रहे हैं डेवलपमेंट में और हम पैसा लगा रहे हैं अपनी आर्मी में, ताकि हम नाटो ग्रुप के एक बड़े मेंबर होने के नाते इनकी सुरक्षा कर सकें। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं नाटो भी छोड़ सकता हूं और नाटो को कहा कि किसी काम का नहीं है नाटो, भगाओ इसको, ठीक है, और नहीं भगाओगे तो मैं तो इससे जा रहा हूं, ठीक है। इस बात को लेकर उन्होंने कनाडा को भी लपेटा और अभी 2-3 दिन पहले ट्वीट किया कनाडा के पास सेना है कितनी, वो पूरी की पूरी अमेरिकन आर्मी पर निर्भर है। तीसरा मसला जो नजर आता है वो है माइग्रेशन का। मेरे प्यारे साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जिस समय अपने चुनावी प्रचार कर रहे थे उन्होंने साफ बोला था कि भैया देखो, बात ऐसी है कि मैं माइग्रेशन को रोकूंगा, और यह बहुत बड़ा मुद्दा चुनावी प्रचार में उनका बना था। माइग्रेशन जो हो रहा है इस समय अमेरिका में, इलीगल माइग्रेशन, अभी कागज वागज लेके जाओ, वीजा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलीगल माइग्रेशन के केस में उन्होंने कहा कि देखो, 2 रूट हैं माइग्रेशन के। एक तो डोंकी रूट, शाहरुख खान साहब की फिल्म भी आई थी एक डोंकी रूट के ऊपर, कि एक तो यहां से है, उसको तो हम अपने हिसाब से डील करेंगे। एक लोग जो कनाडा आ रहे हैं, असल में वो कनाडा नहीं आ रहे हैं, उनको पता है कि एक बार कनाडा पहुंच जाओ, वहां से जुगाड़ करके पैदल रास्ते भी कहां घुस जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में घुस जाएंगे। और कनाडा बिल्कुल भी जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपना रहा है, वो नहीं रोक पा रहा है इस प्रकार के इलीगल माइग्रेशन को। तो अर्थ, इकोनॉमी प्लस जियोपॉलिटिक्स प्लस माइग्रेशन, इन तीनों सारे मसलों को लेकर उन्होंने कहा कि भैया तुम हमारा 51वां स्टेट बनाओ। हालांकि इस बात की कनाडा में प्रतिक्रिया खूब शुरू हुई है। कनाडा में एक नेता है जगमीत सिंह, जिनकी पार्टी है एनडीपी। ये वही एनडीपी पार्टी है जिसके भरोसे जस्टिन ट्रूडो सरकार चला रहे थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि हम बिकाऊ नहीं है। ये आने वाला समय ही बता सकता है कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। इस मामले में क्या करेंगे ट्रंप, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, द इनसाइड स्टोरी इज दैट कि मतलब वो बाहें मरोड़ेंगे इनकी,
कि मैं जो दुनिया के बारे में डिसीजन लूं, राइट तुरंत राइट करिए उसको, उसमें किसी प्रकार का मुझे आपसे एक्सक्यूज चाहिए ही नहीं। दूसरा मुद्दा जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है वो है ग्रीनलैंड को लेकर, कि भैया हमें ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है, चाहे आर्मी ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। मेरे प्यारे साथियों, जब आप ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो आखिरकार ऐसा क्या दिख रहा है ग्रीनलैंड में? मेरे भाई, ग्रीनलैंड में है इस समय रिसोर्सेज। पहले आप ग्रीनलैंड के बारे में समझ लीजिए, क्या है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पहले डेनमार्क के कब्जे में हुआ करता था, लेकिन अभी ग्रीनलैंड 2009 से होम रूल में है। किसमें है? होम रूल में, मतलब वहां पर खुद का शासन ये लोग चला रहे हैं। जो पूरा हिस्सा है, लेकिन भाई ये पूरा बर्फ का है, बहुत बड़ा हिस्सा है इसका बर्फ से ढका हुआ है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन साइड में क्या हो रहा है? साइड में आने से कुछ बर्फ पिघल गई है, तो यहीं पर कुछ इनकी आबादी रह रही है। आबादी कितनी है? लगभग 57,000 के आसपास है, और पूरी दुनिया में सबसे कम लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाली ये जगह है, 0.03। मतलब आपको एक आदमी देखने को नहीं मिलेगा 1 स्क्वायर किलोमीटर में। हाईवे नहीं है, क्योंकि बर्फ है, बर्फ में हाईवे बनेगा कैसे? तो यहां के लोग आने जाने के लिए भी फ्लाइट का ही इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा देश जहां लोग नहीं है, एक ऐसा देश जहां बर्फ ही बर्फ है, एक ऐसा देश जहां आने जाने के संसाधन नहीं है, आखिरकार अमेरिका इतना इंटरेस्टेड है क्यों? यहां अमेरिका से अर्थ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि क्यों इंटरेस्टेड है? तो मेरे भाई, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। पहली वजह है इकोनॉमिकल, और दूसरी वजह है यहां के रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के मामले में बड़े कंसर्न हैं इनके, ठीक है। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, कहां? ग्रीनलैंड में। और अमेरिका और ट्रंप चाहते हैं कि यहां के रिसोर्सेज को खोद निकालो। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो चलती है ना बातें, क्लाइमेट चेंज हो गया है, करना चाहिए कुछ, ट्रंप नहीं मानते। वो बोलते हैं बाढ़ में जाओ, सब फ्रॉड है, खोद डालो सब कुछ, जहां है रिसोर्सेज निकालिए वहां से। और आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में तेल के भंडार हैं, अमेरिका के पास भी तेल के भंडार हैं, लेकिन अमेरिका के ऑयल रिजर्वों को उसने आज तक हाथ नहीं लगाया। पूरी दुनिया का तेल खोद लिया उसने, ठीक है। इतने खतरनाक हैं ये रिसोर्सेज के केस में। ट्रंप साहब के इरादे, एक घटना सुनिए। उन्होंने कहा, उन्होंने बुराई की थी कि हम इराक गए, हमें क्या मिला वहां पर? तो किसी ने पूछा, भाई साहब अगर आप ही होते तो क्या मिलता? बोले, मैं सारे तेल के कुएं कब्जे कर लेता, कुछ नहीं छोड़ता। तो उनका तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि ड्रिल कर डालो, सारे रिसोर्सेज निकालो, ये क्लाइमेट चेंज कुछ होता नहीं है। यहां पर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग अमेरिकन कंपनी रिसर्च कर रही हैं। एलोन मस्क और बिल गेट्स तक लोग शामिल हैं जो यहां पर ठीक ठाक रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने बता दिया कि भैया यहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जिसमें यूरेनियम भी शामिल है, और ऐसे रिसोर्सेज भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में होता है। दोस्तों, आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही आप सभी जानते हैं। भारत में तो आजकल खूब एकदम बाढ़ सी आ गई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। 250% तक जंप किया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडिया के अंदर। अमेरिका की कंपनियां चाहकर भी चैलेंज नहीं कर पा रही हैं चाइना को। चाइना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहा है और इस समय रैंक 1 पर है, खूब बेच रहा है अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सस्ते हैं और ठीक ठाक क्वालिटी के हैं। हालांकि क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा दिल में धड़कन मेरी तेज हो जाती है जब मैं चाइनीज चीजों की बात करता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, उनकी चीजें खूब बिक रही हैं। अमेरिका की कंपनियां चाहकर भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, टेस्ला जैसी कंपनी भी। क्यों? क्योंकि चाइना में रिसोर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। चाइना दुनिया भर के रिसोर्सेज के ऊपर बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में वो रिसोर्सेज के लिए बातचीत भी कर रहा है, उनसे भी बातचीत कर रहा है जिनसे लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो जाता है रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और उनके साथ जो हम लेबर की जो कहानी है, जिसमें कम पैसे में वो काम करा लेते हैं वो लोग, तो उस वजह से उनका मार्केट बहुत ज्यादा है ईवी का, और इसीलिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि और यहीं पर ऐसे भंडार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत सपोर्ट करेंगे, करो कब्जा। जैसे ट्रंप साहब ने कहा कि मुझे ग्रीनलैंड में पूरा इंटरेस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे अगले दिन पहुंच गए कि बताओ बेटा कितने पैसे लोगे, और मैं बता दूं ये कितनी भी रकम बोले, वो रकम इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसे अमेरिका दे ना पाए। अमेरिका के लिए इतनी बड़ी रकम देना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो एक तो रिसोर्सेज पे, ठीक है। दूसरा बताया जाता है कि भाई साहब, हालांकि क्योंकि ट्रंप साहब ये नहीं बोलेंगे ना कि यहां के संसाधनों पे मुझे नजर है, मैं सब खोद डालूंगा, ऐसा नहीं। उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक बयान दिया कि सेफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल में इस क्षेत्र में बोलबाला है दो नेवियों का, एक नेवी जो रशिया की है, एक नेवी जो चाइना की है। बस इतनी बात को पकड़ लिया इन्होंने, ट्रंप साहब ने, कि सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एक सैनिक अड्डा भी मौजूद है, किसका? अमेरिका का। अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर ग्रीनलैंड के केस में उसे आर्मी का इस्तेमाल करना पड़े तो। सर, कनाडा के मामले में आप कुछ थोड़ा लूज बोल रहे थे, कुछ कमजोर तरीके से बोल रहे थे, लेकिन अचानक से आप क्या कर रहे हैं, अचानक से बहुत फोर्सफुली बोलने लगे हैं कि नहीं नहीं ट्रंप ऐसा करेंगे। हाँ, ग्रीनलैंड के केस में वो 100% ऐसा कदम उठाएंगे, और ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए साहब, एक तो ये बात। तीसरा राग अलाप रहे हैं कौन सी नहर? पनामा कैनाल का। किसका? पनामा कैनाल का। उन्होंने कहा कि भाई साहब पनामा नहर को मैं वापस लूंगा। किसको? मैं पनामा कैनाल को वापस लेने वाला हूं। और पनामा कैनाल केस में उन्होंने कहा कि देखो, पनामा ने देश जो है जिसके पास ये नहर है, इस नहर को बनाया था अमेरिका ने। पनामा क्या है? पनामा देश है, पहले कोलंबिया के अंडर था, बाद में आजाद हो गया। 1914 में बनाकर तैयार किया अमेरिका ने इस नहर को। क्या फायदा पहुंचा? फायदा इससे यह पहुंचा कि अगर इन जहाजों को जो एक तट से दूसरे तट पर जाना चाहते हैं, उनको पहले पूरा साउथ अमेरिका पार करके 20,900 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। फिर बनी पनामा नहर। पनामा नहर बनने से यह दूरी केवल 8,370 किलोमीटर रह गई। और मेरे प्यारे साथियों, 20,900 किलोमीटर और 8,370 किलोमीटर में देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। इफिशियंसी टाइम की, इफिशियंसी फ्यूल की, और एकदम से व्यापार बढ़िया होता चला गया। कितना बढ़िया हो गया व्यापार? अमेरिका के 40% कंटेनर यहीं से होकर गुजरते हैं भैया। ठीक है, बहुत बड़ा व्यापार करता है अमेरिका यहां से। तो उन्होंने कहा कि 1979 में, जिस समय जिमी कार्टर यहां के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने पनामा को, इस देश नहर को दे दिया था। हालांकि जो जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इस बात को लेकर ट्रंप साहब ने उनकी आलोचना भी की थी कि जिमी कार्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जिमी कार्टर साहब जो हैं ये काम गलत करके गए हैं कि पनामा नहर इनको देना नहीं चाहिए था। और ये पनामा देश जो है हमारे जहाजों से खूब ठीक ठाक फीस वसूल कर रहा है। एक चीज और उन्होंने कही कि देखो साहब, हमें ऐसा लगता है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। हालांकि एसएससी लैब इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जब मैंने डाटा सर्च करने की कोशिश की कि क्या वास्तव में पनामा नहर में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिसका हवाला ट्रंप साहब दे रहे हैं, तो संभवतः कोई बहुत ठोस जानकारी नहीं निकली। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना के जहाजों से कम फीस ली जाती है, चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, हमारे जहाजों से बहुत हाई फीस चार्ज कर रहा है, तो मैं पनामा को वापस लूंगा। और इस केस में उन्होंने साफ कर दिया कि यह नहर हमारे लोगों ने बनाई थी, मच्छरों से, मलेरिया से, बारिश से लड़ते हुए बनाई थी, और ये नहर को मैं वापस लूंगा, चाहे मुझे मिलिट्री का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। हालांकि पनामा के जो वहां के राजनेता हैं वो भी इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सचेत हो गए हैं, कि क्योंकि इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है ट्रंप साहब की दो केस में। ठीक है, कनाडा का तो मैंने बता दिया कि पूरा मामला जियोपॉलिटिकल है, लेकिन ग्रीनलैंड के केस में, पनामा नहर के केस में इस बात को हल्के में लिया नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरी एक और कहानी जो नई पनपी कुछ दिन पहले से, वो है मैक्सिको की खाड़ी को लेकर। उन्होंने कहा कि मैक्सिको खाड़ी जो मैक्सिको से लगती है वो उससे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लगती है, इसलिए मैं इसका नाम बदलूंगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको करूंगा। क्या फायदा होगा? ड्रिल ड्रिल ड्रिल, खोद निकालो सारे रिसोर्सेज। ये जितने भी समुद्र हैं संसाधनों के भरमार हैं। देखिए, ट्रंप साहब की इन बातों का आगे होने क्या वाला है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, 20 जनवरी को वो शपथ ले रहे हैं। आपको शायद जानकारी हो कि ट्रंप साहब ने साफ कहा कि हमास छोड़ दे सारे हॉस्टेजेस, सारे बंधक छोड़ दे, वरना फिर मैं क्या करने वाला हूं मैं बताता हूं। कि भाई साहब, इजराइल के बंधक हैं, ये इतने क्यों टेंशन में? अरे उसमें एक दो लोग अमेरिकी भी हैं जो उस कंसर्ट में भाग लेने के लिए गए थे, कि छोड़ दे वरना फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा। और रूस यूक्रेन वॉर की भी कोई खास आलोचना अभी तक की नहीं है ट्रंप साहब ने। पुतिन साहब ने भी कहा कि तुम बहादुर आदमी हो। ट्रंप साहब पुतिन साहब को भी समझदार आदमी बताते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा जिससे जियोपॉलिटिक्स की शेप जो है कुछ ना कुछ चेंज होगी। वो क्या होगी, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। प्यारे साथियों, अलविदा लेता हूं, फिर हाजिर होंगे नए सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।